नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अवनीश साइंस वाला में। और आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक्टिव से पैसिव बनाना। यानी आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बना सकते हैं, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। कहने का मतलब एक्टिव हमारे वो वाक्य होते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट प्रधान होता है। यानी जो आप ये एक्टिव देख रहे हो, इसमें आपका सब्जेक्ट जो होगा ये प्रधान होगा। यानी एक्टिव जो होता है सब्जेक्ट के बिना बनाया नहीं जा सकता है। अब पैसिव में क्या होता है? पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। यानी ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता। अब इस प्रकार अगर हम कह सकते हैं कि अगर वह एक पत्र लिखता है तो इसमें जो जवाब आएगा आपका, वह क्या लिखता है? तो जवाब आएगा एक पत्र लिखता है। जैसे अगर हम बात करें कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, तो इसमें जवाब क्या आएगा? वह क्या लिखता है? आपका उत्तर आएगा एक पत्र। जो आपका उत्तर आता है यानी जो आपका आंसर आएगा क्या से, वो आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और उसी का प्रयोग हमको करना होता है सबसे पहले, ये सिंपल सेंटेंस के लिए। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इसके एक्टिव की। एक्टिव में क्या है? जैसे वह क्या लिखता है, तो वह क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है। कौन लिख रहा है? वह लिख रहा है। जो लिखेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, सब्जेक्ट के द्वारा यानी जिस पर कार्य किया जाएगा वो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब ये एक पत्र लिखने का काम कर रहा है, तो ए लेटर जो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे चलिए अब आगे हम ये देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाया जा सकता है। इसकी पहचान हो गई, और इसके बारे में हम कैसे पहचानते हैं कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आप 3 वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, एक पहला क्या से, दूसरा किसे से, तीसरा किसको से, ये तीनों वर्ड से अगर आप क्वेश्चन करेंगे, यहां से किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा क्वेश्चन करना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जो जवाब मिलेगा यानी जो आंसर मिलेगा आपको, वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि वह एक पत्र लिखता है, तो इसमें अगर आप वह से जवाब करोगे, वह क्या लिखता है, आपका आंसर आएगा एक पत्र। जो अंग्रेजी आएगी उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। जैसे किससे लिखता है, ये आपका किसी और सेंटेंस में, जैसे उसने एक सांप मार दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा? उसने क्या मार दिया, तो आंसर आएगा एक सांप। जो ए स्नैक होगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में क्या, किसे और किसको से जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप उसका पैसिव कभी भी हर हाल में नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसीलिए उसका जो होता है पैसिव हम नहीं बना पाते हैं। अब इसमें क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, वह घर जाता है, वह घर जाता है, या फिर वह स्कूल जाता है, कुछ भी आप ले लीजिए। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसमें जो हाउस है आपका, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। हाउस जो है ऑब्जेक्ट है, जबकि क्या है? हाउस पर कार्य नहीं किया जा रहा है, ये घर जाने का काम किया जा रहा है। जिस पर कार्य किया जाएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। घर पर कार्य नहीं किया जा रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। वह स्कूल जाता है, वह नहाने जाता है, यानी कहीं भी जाएगा, तो उसका हम पैसिव नहीं बना पाएंगे। अब हम रूल्स को देखने वाले हैं, इसमें नियम क्या क्या लगने वाला है। जैसे अगर हम बात करें पहले नियम की, सबसे पहला नियम क्या कहता है? इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यानी जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में। और इसके बाद जो है टेंस के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सभी के लिए। यानी जितने भी आपके पैसिव बनाए जाते हैं, सभी में आपके मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग
किया जाता है, ना फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ना सेकंड फॉर्म का प्रयोग, डायरेक्ट आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर ये कहता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस में जो होता है ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले, यानी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई का प्रयोग करेंगे, यानी बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर ही हो जाएगा तो बाई ही, अब ही का ऑब्जेक्टिव केस हमको लगाना है, को चेंज करेंगे बाई मी में, और इसके बाद वी को चेंज करेंगे बाई अस में, बी को चेंज करेंगे बाई अस में, यू को हम यू में ही रहने देते हैं, यानी बाई यू ही प्रयोग किया जाएगा। और जो दे है, दे वर्ड को चेंज करेंगे बाय देम में। इतना आपको क्लियर याद रखना है, क्योंकि ये आप जब पैसिव वॉइस बनाओगे तब वहां पर इसका कार्य पड़ेगा। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव केस दिख रहा है, इन सभी का काम पड़ने वाला है जब आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव में बनाओगे तब। चलिए अब हम आगे देखने वाले हैं टेंस में होने वाले परिवर्तन, यानी अगर किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाओगे तो उसको टेंस में कैसे परिवर्तन किया जाएगा उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये बताएं कि जो आपका टेंस होता है, जो शुरुआत होता है, तो सबसे पहले टेंस का नाम क्या है? सबसे पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी सहायक क्रिया लगती है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगाया जाता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या जुड़ता है? यस या ईएस जुड़ता है। तो आप लोग ऐसे ही याद रखो कि जब भी यस या ईएस मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। और अगर मुख्य क्रिया के लास्ट में कुछ नहीं जुड़ा है, बहुवचन है, तब भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और इसके साथ साथ इसमें कौन सी सहायक क्रिया लगाई जाती है? डू या डज लगाया जाता है। तो इसको हम किस टेंस में चेंज करते हैं ये हमको बताना है। कभी भी अगर आपको यस या ईएस मिले या फिर डू या डज मिले, जब उसको पैसिव में बनाओगे तो इज एम आर में कर देना। किसमें करना है? इज एम आर में। यानी जितने भी आपकी प्रेजेंट की सहायक क्रिया है वो कंटिन्यूअस में चली जाएगी, इतना आपको याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कंटिन्यूअस में चली जाती है। अब जो कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, यानी आगे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें आपको इज बीइंग लगाना है, इज के साथ में बीइंग जोड़ देना है, और एम के साथ में बीइंग जोड़ देना है, एम के साथ बीइंग कर देना है, आर के साथ बीइंग कर देना है। अगर हम थर्ड नंबर की सहायक क्रिया की बात करें कि जो आपका थर्ड नंबर होता है, हैज हैव आता है। क्या आएगा? हैज हैव आएगा। हैज हैव को हम किस सहायक क्रिया में लेके जाते हैं? हैज बीन और हैव बीन में लेके जाते हैं। हैज बीन और इसके बाद हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। अगर हम अगले वाले सेंटेंस की बात करें तो अगला वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उस टेंस का पैसिव कभी नहीं बनाया जा सकता। आपके किताब में हटा दिया गया है। आपकी किताब में जो है केवल 8 ही टेंसेस का पढ़ना है, जिसमें से आपका कौन कौन सा कटेगा? सबसे पहले तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कट गया, सेकंड नंबर पे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कट गया, थर्ड नंबर पे है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फोर्थ नंबर पे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों सेंटेंस का जो इस चारों टेंस का जो होता है कभी भी पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। तो पहले का हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाया जाता है? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है या फिर डिड लगाया जाता है। यानी अगर आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होगा तो डिड या फिर डिड नॉट का प्रयोग होता है। अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाए तब भी आपका क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब हमने क्या बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी जो इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है, चाहे जो भी हो, वो कंटिन्यूअस में जाएगी। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है, इसको लेके जाएंगे कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? वाज वर होती है। यहाँ पे लगा देना वाज वर। और इसके बाद जो है जब आपका वाज और वर आएगा, यानी जब वाज और वर आएगा तब आपको क्या कर देना है? दोनों की सहायक क्रिया में विंग ऐड कर देना है। क्या कर देना है? वाज और वर हो जाएगा, प्लस में क्या जुड़ जाएगा?
बीइंग जुड़ जाएगा, बीइंग आपको अवश्य जोड़ना होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आगे आपका मिलेगा हैड, आगे मिलेगा हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड होती है। यहां पर क्या हो जाएगा तब, हैड बीन में। कैसे आपको पता चल रहा है, आपको याद रखना है कि जितने भी इंडेफिनिट होती है वो कंटिन्यूअस में जाती है, और जितने भी कंटिन्यूअस होती है उसी की सहायक क्रिया में बीइंग जोड़ दिया जाता है, और जितने भी परफेक्ट होते हैं सभी में उसी की सहायक क्रिया में बीइंग जोड़ दिया जाता है। इतना आपको याद रखना होगा। जैसे देख लो, एक परफेक्ट था, इसकी सहायक क्रिया में बीइंग जोड़ दिए, परफेक्ट था, इसकी सहायक क्रिया में बीइंग जोड़ दिए। आपको तीन वर्ड याद रखना है, एक आपका कंटिन्यूअस, दूसरा बीइंग, तीसरा बीन, ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट आपका जो पास्ट में आएगा वो आपका उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। प्रेजेंट में आपका 3 हो गया, प्रेजेंट में 3 हो गया, पास्ट में भी आपका 3 हो गया, बचा है फ्यूचर। तो ये 6 हो गया, केवल 2 ही का और बनेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाया जा सकता। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया बता दीजिए क्या होता है, सेल और विल होता है। तो इसको किसमें चेंज करेंगे, सेल विल को सेल बी और विल बी में करेंगे। किसमें करेंगे, सेल बी और विल बी में करेंगे। अगले वाले सेंटेंस, अगले वाले टेंस का क्या नाम है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो उसका हमने बता ही दिया है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की कभी भी जो होता है पैसिव नहीं बनाया जा सकता। अगले की बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी सहायक क्रिया लगती है, शैल हैव और विल हैव लगता है। शैल हैव लगाया जाएगा और इसके बाद विल हैव लगाया जाएगा। इसको हम किस में चेंज करेंगे, हमने बताया है कि जितने भी परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है सब में उसी सहायक क्रिया में बीन जोड़ देना है, यानी शैल हैव और इसके बाद विल हैव, शैल हैव और इसके बाद विल हैव, प्लस में क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है। अब यहां पर आपको हम बता दे रहे हैं कैसे आप पहचानोगे कि किसमें कौन सी टेंस का प्रयोग करना है। शॉर्ट में बता देते हैं। शॉर्ट में आप लोग ये समझिए कि जितने भी आपके इंडेफिनिट है, जितने भी इंडेफिनिट है, आपको टेंस की सहायक क्रियाएं याद रहना चाहिए, वरना आपका पैसिव नहीं बन पाएगा। जितने भी इंडेफिनिट हैं सभी को लेके चले जाना कंटिन्यूअस में। किसमें लेके जाना है, कंटिन्यूअस में। अब आपको इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पता रहनी चाहिए, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पता रहनी चाहिए, तभी आप लेके जा सकते हो। और जितने भी कंटिन्यूअस है, जितने भी आपके कंटिन्यूअस है उसको किसमें लेके जाना है, हेल्पिंग वर्ब, यानी जो आपका हेल्पिंग वर्ब लिखा रहेगा उसमें प्लस में आपको बीइंग जोड़ देना है। ये आपका सभी के लिए है। और इसके बाद जो है, अगर हम परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में जो होता है हेल्पिंग वर्ब में, यानी यही जो आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है इसी में आपको बीन जोड़ देना है। यही 3 आपको फार्मूले पता रहेंगे तो आप पैसिव बना ले जाएंगे। जैसे इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस में, और इसके बाद कंटिन्यूअस को सहायक क्रिया में बीइंग लगाएंगे, और इसके बाद अगर परफेक्ट दे दिया तो आपको सहायक क्रिया में बीन लगाना है। इतना पता रहना चाहिए आपको। ये 60 तरीका है, ये तीनों जो बताया गया है। बाकी आपका जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसका तो बनता ही नहीं है, चाहे आपका प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो आपका आगे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसका नहीं बनाया जाता। यही 3 ही से मतलब है, एक इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, बस। और इसके बाद लास्ट रूल आपको बताया ही जा चुका है कि इसमें मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम एक सेंटेंस आपका पैसिव में बनाकर देखते हैं। एक सेंटेंस जो आपका बताया गया है, जैसे वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। ये तो है आपका सिंपल सेंटेंस। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता, तो आपको सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। तो ऑब्जेक्ट कौन है, एक पत्र है। क्या है इसमें, एक पत्र, इसमें ऑब्जेक्ट है। और सबसे पहले इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, ही राइट्स ए लेटर। क्या हो जाएगा, ही राइट्स ए लेटर।
तो इसको कैसे हम पहचाने? पहचान तो हमको यहीं से मिल गई, क्योंकि मुख्य क्रिया के लास्ट में यस या ईएस लिखा हुआ है। इससे हमको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? सबसे पहले जो आपका क्या, किसे और किसको से जवाब आएगा। जैसे देख लीजिए, वह एक पत्र लिखता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह क्या लिखता है, जवाब आएगा एक पत्र। जो एक पत्र आया उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, लेकिन एक वर्ड ध्यान देना है कि अंग्रेजी को लिखने से पहले पहला वर्ड जो होगा वो आपका कैपिटल में रहेगा। ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर के जस्ट बाद हमको सहायक क्रिया का प्रयोग कर देना है टेंस के अनुसार। अब आप टेंस देख लीजिए क्या है, राइट्स है। राइट्स का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट चले आइए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब आपको इज एम आर लगा देना है। एक वचन होगा तो इज, आई होगा तो एम, बहुवचन होगा तो आर। तो ये हो गया ए लेटर, तो हो गया एक वचन, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग, इज का प्रयोग करेंगे। अब इज के बाद हमको इसके मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। इसका मेन वर्ब कौन है, राइट्स है। और राइट्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है। रिटन के बाद बाई का प्रयोग, बाई के जस्ट बाद ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको लिखेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जल्दी से बताइए, हिम होता है। क्या होगा, हिम होगा, यहां पर हिम लिख देंगे। इस प्रकार आपका जो पैसिव जो है कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।